Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। और हम लोग फिर से डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग द एनसीईआरटी। हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 नेशनलिज्म के ऊपर डिस्कस किया था, और आज जो चैप्टर है हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। पर मैं आपको कॉलोनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड हिस्ट्री समझा रहा हूँ, क्योंकि दुनिया के इतिहास में जब कॉलोनाइजेशन हुआ तो कैसे हुआ, किस तरह से होता है, उन सब बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे आज के क्लास के अंदर। खैर, जो भी विद्यार्थी नए नए ये बैच के अंदर जुड़ रहे हैं, ये क्लास के अंदर जुड़ रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत मेरे बारे में परिचय भी दे देता हूँ। मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, और खासियत यह है कि मैं हिस्ट्री को राइट फ्रॉम द जनरल स्टडीज पर्सपेक्टिव टू द ऑप्शनल पर्सपेक्टिव इन डेप्थ से लेके जीएस में जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको तैयारी कराता हूँ। हम लोग नेशनल मूवमेंट के अंदर मैं आपको बता रहा था कि इंडो चाइना के अंदर किस किस प्रकार की घटनाएं हुई। इंडो चाइना का मतलब आज का जो 3 कंट्रीज हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, एक तो वियतनाम के साथ साथ हमको दूसरा मिलेगा कंबोडिया, और कंबोडिया के साथ साथ हमने आपको बेसिकली लाओस के बारे में भी बताया था साहब। ये तीनों के तीनों रीजन्स को कॉलोनाइज करने का इंटेंशन जो फ्रेंच का था, और फ्रेंच किस तरह से यहाँ पे अपनी शासन की अड्डा जमाएंगे राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1880s इटसेल्फ। और 1800 की दशक के अंदर जब फ्रेंच कॉलोनाइजेशन का पर्सपेक्टिव यहाँ बढ़ा, तो इसी के बाद यही रीजन के अंदर रहने वाले लोग थे, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जिसे हम लोग कहते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट, है ना। तो इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस पॉइंट एंड विल बी टॉकिंग अबाउट कि हाउ द नेशनल मूवमेंट क्रिएटेड अ बिग डेंट एंड इम्पैक्ट ऑन दी होल फ्रेंच कॉलोनाइजेशन प्रोसेस। खैर, पर उसको बढ़ने से पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा हमारे कोर्सेज के अंदर अनअकैडमी प्लस के ऊपर। आपको जैसे जानकारी होगी कि अनअकैडमी प्लस इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट और क्विज सब कुछ कवर किया जाता है, और ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराया जाता है। प्लस के ऊपर आपको बहुत सारे क्लासेस दिखेंगे, उसमें आपको सब्सक्रिप्शन वाले भी क्लासेस दिखेंगे, स्पेशल क्लासेस भी दिखेंगे। स्पेशल क्लासेस का फायदा ये है कि आप एप्लीकेशन के ऊपर फ्री क्लासेस देख सकते हो, एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है कि नहीं लेना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी बेसिकली स्पेशल क्लासेस देखिए, आप ये कोड को जरूर से यूज करिएगा। ये कोड आपको ऐसे ही फ्री एक्सेस दे देगा। इट्स अ फ्री अनलॉक कोड जस्ट टू वॉच द स्पेशल क्लासेस। और इवन आप सब्सक्रिप्शन लेना भी चाहते हो तो यही कोड के द्वारा आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा फीस के अंदर। प्लस के ऊपर फायदा ये है कि पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री मेरे द्वारा कराया जाएगा, और वो प्रीलिम्स मेंस आपका दोनों के लिए जरूरी होगा। और बेसिकली मॉडर्न, एंशियंट, मिडिवल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस टॉपिक्स, है ना। तो ये आपके लिए काफी लॉन्ग टर्म फायदे कारक है। दूसरा, एक ही सब्सक्रिप्शन आपके जितने भी विषय हैं उन सबको कवर कराता है। प्रीलिम्स और मेंस को कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दिया जाता है, आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, मॉक क्वेश्चंस का डिस्कशन मिल जाएगा, आंसर राइटिंग मिल जाएगा, और जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स है वो सब आपको यहाँ कवर कराए जाएंगे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। और आप जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 2 प्रकार के ऑप्शन भी मिलेंगे। एक आइकॉनिक मिलता है जहाँ पे आपको पर्सनल कोच की फैसिलिटी है। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि यू वांट टू गो फॉर पर्सनल कोच और नॉट। दूसरा, प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जहां नॉर्मल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। आइदर ऑफ देम यू कैन टेक। इवन आई विल सजेस्ट कि आप जीएस और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन भी लीजिए, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे यहाँ पे बैचेस भी चलती है, आप ऑनलाइन मेनली इनफैक्ट हिंदी, इंग्लिश या बाइलिंगुअल बैचेस को अटेंड कर सकते हो। इट्स अप टू यू। आप बैच कोर्स के अंदर एनरोल कराओगे, इंडिविजुअल कोर्स के अंदर एनरोल कराओगे, दोनों में आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, अनअकैडमी कॉम्बैट नाम की एक नई सीरीज शुरू हुई है। ये फ्री टेस्ट है या फ्री क्विज फैसिलिटी है अनअकैडमी आपको देता है, और इसकी खासियत ये है कि 45 मिनट्स के अंदर आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं रिलेटिव स्कोरिंग के साथ। बहुत ही फोर्टनाइटली होता है, मतलब एवरी 15 डेज आपको ये दिखेगा, महीने में 2 बार। इनफैक्ट अभी नेक्स्ट जो क्विज है 28 फरवरी को है, जहां पे 11 बजे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 10 हिस्ट्री के होते हैं, 10 पॉलिटी के होते हैं, 10 ज्योग्राफी के होते हैं, एनवायरमेंट के होते हैं, उस हिसाब से। ये कॉम्बैट का एक और फायदा ये है कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको अनअकैडमी की तरफ से रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जिसमें एट टाइम सब्सक्रिप्शन भी आपको गिफ्ट किया जाता है बाय द अनअकैडमी टीम। तो दिस इज क्वाइट आई वुड से बेनिफिशियल लॉन्ग रन आपके लिए, क्योंकि आप तैयारी जब करोगे तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी इसके द्वारा आपकी हो पाएगी। अगर आप कॉम्बैट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो भी ये अनलॉक कोड को यूज करेगा पीएन लाइव। इससे आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा अनअकैडमी कॉम्बैट के अंदर, और आप अपने क्लासेस को और जो तैयारी है उसको अच्छी तरह से कर पाओगे। खैर, हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे थे। पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत कराई थी जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, और मैं आपको बता रहा था कि कॉलोनाइजेशन का जो पर्सपेक्टिव है कैसे चला। तो कॉलोनाइजेशन का पर्सपेक्टिव पूरे दुनिया के अंदर चलता है, जहां पे बेसिकली एक मदर कंट्री जो है, ये मदर कंट्री किस तरह से एक नई कॉलोनी को नर्चर करती है साहब, है ना।
मदर कंट्री किस तरह से कॉलोनी को नर्चर करती है, इसका प्रोसेस हमने देखा था। जैसे मैंने आपको भारत के अंदर बताया था कि किस तरह से अंग्रेज आए भारत के अंदर और बेसिकली उन्होंने इंडिया को नर्चर किया और इंडिया का बेसिकली एक्सप्लोटेशन किया, क्योंकि इंडिया से ये लोग बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे। वैसी की वैसी ही चीज हमको किसके साथ दिख रही है, फ्रेंच की दिख रही है। और फ्रेंच लोग जो थे वो बेसिकली एक प्रदेश में जाके सेटल होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडो चाइना। ये जो इंडो चाइना वाला प्रदेश था जहां पे फ्रेंच शासक जाके सेटल करेंगे, वही बेसिकली एक नई प्रक्रिया को जन्म देंगे जिसे हम लोग कहते हैं कॉलोनाइजेशन, है ना। तो कॉलोनाइजेशन एक प्रक्रिया के रूप में आप समझने की कोशिश करें। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ कॉलोनाइजेशन फ्रॉम दिस पॉइंट इटसेल्फ साहब, है ना, कि ये क्या कहना चाहता है और किस हिसाब से चलता है साहब, है ना। तो मदर कंट्री जो है वो कॉलोनी का जिस तरह से एक्सप्लोटेशन करेगी, जिस तरह से उसका शोषण करेगा, उसको कॉलोनाइजेशन के रूप में हम लोग पहचानेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप जब यहाँ एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर स्टडीइंग द एनसीईआरटी, यू शुड मेक श्योर कि आप उसको सिलेबस के पर्सपेक्टिव से देखिए। खाली जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग आप एनसीईआरटी मत कीजिएगा साहब, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया बेसिकली कि ये जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है इनफैक्ट कॉलोनाइजेशन का पर्सपेक्टिव में, जिसमें नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना किस तरह से चलता है साहब, है ना। क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट को आप देखोगे तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डीकोलोनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले एक बार जब कॉलोनीज बनी तो उसके बाद वहां के स्थानिक लोग थे वो सब नाराज हुए कि भाई आप हमारा शासन कर रहे हो, आप हमारा एक्सप्लोटेशन कर रहे हो। तो इसके कारण क्या होगा कि नेशनलिज्म की जो विचारधारा है वो स्ट्रांग होगी, और नेशनलिज्म की विचारधारा जब स्ट्रांग होगी तो वहां पे जो मदर कंट्री है उसको अपना देश छोड़ना पड़ेगा साहब, ठीक है। जैसे अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा, जैसे उसी तौर के ऊपर फ्रेंच की बात करेंगे तो फ्रेंच ने बेसिकली इंडो चाइना को छोड़ दिया साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वही डीकोलोनाइजेशन का पर्सपेक्टिव है। तो आप दोनों को समझने की कोशिश करेगा, यहां से ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे एक बार पूछा था कि व्हाट प्रॉब्लम्स वर जर्मन टू द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस ऑफ मलय पेनिनसुला, कि आज का जो मलय पेनिनसुला है वहां पे डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे साहब, ठीक है ना, विच प्रॉब्लम्स वर ऑकरिंग साहब। तो इसी तौर के ऊपर आपको पूछा जा सकता है कि इंडो चाइना का कॉलोनाइजेशन इंडिया के कॉलोनाइजेशन से कितना अलग था साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। आप कंपेयर करने की कोशिश करिए कि दो जगह पे कॉलोनाइजेशन हुआ, चलो हम लोग बात करते हैं साहब, ठीक है। एक इंडिया के अंदर कॉलोनाइजेशन हुआ बेसिकली जो अंग्रेजों ने किया, दूसरा इंडो चाइना के अंदर हुआ। इंडो चाइना मतलब आज का कंबोडिया, लाओस, वियतनाम वाला प्रदेश। इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करिए। या दूसरा आप कर सकते हो कि इंडो चाइना के अंदर जो नेशनल मूवमेंट चला वैसा ही नेशनल मूवमेंट के इंडिया के अंदर आया कि नहीं आया साहब, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है साहब। इंडो चाइना की बात करेंगे तो आपको कम्युनिज्म बेस्ड नेशनल मूवमेंट दिखेगा। कम्युनिज्म का मतलब यह है कि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी पावर के ऊपर आती है साहब। इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट था कैसा था, डेमोक्रेटिक था साहब। और इसके किए हम लोग कह सकते हैं कि कम्युनिज्म की विचारधारा उतनी भी हावी नहीं होती है जो भारत के आजादी के आंदोलन के बाद भारत पूरी तरह से कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में कन्वर्ट हो जाए साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये डायमेंशन आपको लाने की बहुत आवश्यकता है। जब तक आपके विचारों के अंदर ये डायमेंशन नहीं आएंगे तो आप खाली एनसीईआरटी को खाली एक है ना टॉपिक के रूप में पढ़ते रहोगे, आपको इसके अंदर से और ज्यादा कुछ चीजें नहीं दिखेगी साहब, है ना। तो ये इसको इस तरह से देखेगा, आप इस तरह से समझने की कोशिश करेगा। खैर, मैंने आपको पिछले क्लास में इंडो चाइना क्या है इसकी डेफिनेशन दी थी, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस के बारे में बताया था कि ये तीनों के तीनों प्रदेश थे साहब। यहाँ पे एक राजाशाही की डायनेस्टी हुआ करती थी, फ्रेंच लोग ने आके इसको कैप्चर किया। 1887 तक आते आते फ्रेंच ने यहाँ पे अपना पूरा एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। 1887 से लेके 1930 तक आते आते बेसिकली वहां पे हो ची मिन नाम के एक लीडर थे जिन्होंने वियतनाम के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये वही हो ची मिन है जो डिसाइड करते हैं कि मैं वियतनाम को फ्रेंच से इंडिपेंडेंट कराऊंगा। उसके बाद बेसिकली 1945 तक आते आते इंडिपेंडेंस मूवमेंट होता है। वियतमीन करके बेसिकली जो जगह थी क्या क्या कह सकते हैं, लीडर जो थे बेसिकली उन्होंने यहाँ पे आंदोलन कराया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी सी दैट हो ची मिन ही 1945 में हैनोई के अंदर अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद फ्रेंच वियतनाम से चले जाएंगे, फिर अमेरिका इन्वेड करेगा, उसके बाद पेरिस की ट्रीटी होती है। एंड फाइनली 1976 तक आते आते वहां पे एक सिविल वॉर चला। ये सिविल वॉर का फाइनल सॉल्यूशन ये आया तो अमेरिका बस वहां से दुम दगा के भाग गया और उसके बाद आपका जो वियतनाम है वो फाइनल कंक्लूडिंग वे के अंदर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। खैर, ये जो सेकंड पार्ट ऑफ दी स्टोरी है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस वियतनाम में क्या हुआ साहब, आजादी के बाद वियतनाम किस तरह से चलता है, उसको तो हम लोग बाद में करेंगे। अभी तो पहले ये देख रहे हैं कि कॉलोनी कैसे बन रही है साहब, है ना, उसकी कॉलोनी के अंदर क्या डेवलपमेंट हुए, कॉलोनाइजेशन किस तरह से चलता है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि पहले वियतनाम जो था वो चाइना के प्रभाव में था, क्योंकि चाइना के जो रूलर्स थे उन्होंने यहाँ पे चाइनीज कल्चर, चाइनीज संस्कृति का काफी प्रभाव डाला था, क्योंकि कल्चरली भी ये काफी सिमिलर आपको ट्रेड्स दिखेंगे, तो इसके कारण ये चाइना का प्रभाव यहाँ पे काफी दिखेगा। पोर्चुगीज सबसे पहले थे जो यहाँ पे आके घुसते हैं और यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा पोर्ट भी बनाया था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो फ्रेंच लोग थे, ये फ्रेंच लोग बेसिकली यहाँ पे अपना डेवलपमेंट करने की शुरुआत करेंगे। चाइना के साथ इनकी
कनेक्शन काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। 1858 में फ्रेंच सबसे पहले आए, 1880 तक आते आते उन्होंने चाइनीज़ को हरा दिया वहाँ पे, जो वियतनाम के अंदर बैठे हुए थे। फिर वहाँ पे बहुत सारा एक्सप्लोरेशन किया और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे अपना दबदबा एस्टेब्लिश किया। फ्रेंच लोगों का मानना था कि कॉलोनीज का विकास होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट आप, ठीक है, क्योंकि कॉलोनीज से हमको नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं, बहुत सारा सामान मिल सकता है। इनफैक्ट हम लोग उसको डेवलप करेंगे तो हमारा ही फायदा है, क्योंकि इरिगेशन के द्वारा, कैनॉल्स के द्वारा यहाँ पे राइस की खेती को बढ़ा सकते हैं और ये राइस का एक्सपोर्ट करेंगे तो हम लोग को बहुत फायदा मिलेगा। इनफैक्ट वियतनाम फ्रेंच शासन के दौरान ही दुनिया का तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर बन जाता है अनाज का, खास करके चोखा का, मतलब बेसिकली हम लोग जिसे चावल के रूप में पहचानते हैं साहब, है ना। तो ये जो चावल है बेसिकली राइस है, इसी दौरान आपका होता है। रेलवेज का डेवलपमेंट किया गया, ये सब पॉइंट्स इनफैक्ट यहाँ पे की जाती है। इसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे का कारण था कॉलोनीज का डेवलपमेंट करना। कॉलोनीज का डेवलपमेंट क्यों किया जाए? क्योंकि कॉलोनीज बेसिकली जितना डेवलप करोगे उतनी ही मदर कंट्री को प्रॉफिट मिलेगा, वहां के स्थानिक लोगों का इनफैक्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, तो वही लोग बेसिकली मदर कंट्री के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए गुड्स को खरीदेंगे। इनफैक्ट फ्रेंच को इसके कारण बहुत फायदा हो सकता है। वियतनाम के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव उतनी ज्यादा नहीं थी, पीजेंट के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे इंडेंचर लेबर की डेवलपमेंट की। फ्रेंच की कहानी यह है कि उन्होंने वियतनाम को इंडस्ट्रियलाइज तो नहीं कर पाए, पर वहां पे बेसिकली रेलवेज और पोर्ट फैसिलिटीज का डेवलपमेंट किया, खास करके दो सेक्टर के विकास के लिए, एक तो राइस कल्टीवेशन और दूसरा रबर प्लांटेशन, जिसके द्वारा बेसिकली इनको एक्सपोर्ट्स के द्वारा बहुत सारा डेवलपमेंट किया जाता है। घुमा फिरा के हमको एक चीज पता चलती है कि वियतनाम के लोगों के ऊपर फ्रेंच दबदबा बहुत होता है, और फ्रेंच उसके बाद डिसाइड करते हैं कि वियतनाम के ऊपर अगर हमको ज्यादा कंसोलिडेशन करना है तो कंसोलिडेशन कैसे कर पाएंगे? द कंसोलिडेशन कैन बी डन प्रैक्टिकली बाय गिविंग देम द एजुकेशन साहब, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां से एक नया कंसेप्ट आया, द डिलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। अब आप समझने की कोशिश करिए कॉलोनियल एजुकेशन का कंसेप्ट मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं साहब, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको ब्रिटिश के अंदर भी दिखेगा, अपना आपको अंग्रेजों के अंदर भी दिखेगा साहब। सो व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया, द ब्रिटिश आल्सो स्टार्टेड गिविंग द कॉलोनियल एजुकेशन टू अस साहब। आपको याद होगा कि जब ये इनिशियल इंडिया के अंदर आया, बाय द वे आपको ना याद हो तो स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। 8वीं कक्षा की अवर पास्ट 3 करके जो किताब है, द नेम ऑफ द बुक इज अवर पास्ट 3। अवर पास्ट 3 के अंदर मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि ब्रिटिश किस तरह से कॉलोनियल एजुकेशन को भारत के अंदर लेके आए थे साहब, गेटिंग माय पॉइंट। कॉलोनियल एजुकेशन का मतलब ये है कि भारत के अंदर जो शिक्षा पद्धति थी, शिक्षा की प्रणाली थी, उसके अंतर्गत इनका मानना ये था कि हम लोग इंडियंस को है पूरी तरह से अंग्रेज बनाने की तरफ लेके जाएंगे, विल बी मेकिंग द इंडियन कम्युनिटी इनटू अ ब्रिटिश कम्युनिटी साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। उसी तौर के ऊपर फ्रेंच लोग भी अपने पावर को कंसोलिडेट करने के लिए क्या करते हैं, वहां के लोगों को बेसिकली एजुकेट करने की बात करेंगे साहब, और उनको आधुनिक बनाने के नाम के ऊपर उनको फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रेंच सोसाइटी की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। व्हाई? बिकॉज द फ्रेंच वांटेड लॉयल्टी फ्रॉम द वियतनामीज पीपल। समझ में आया कि नहीं आया? एजुकेशन का एक सबसे बड़ा आयाम यही था कॉलोनियल पीरियड्स के दौरान, कि वो चाहते थे कि वहां जो भी कॉलोनियल पीपल है, मतलब जो कॉलोनी के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो उनके सामने विद्रोह ना करे, वो उनके सामने आंदोलन ना करे, वो उनके सामने बेसिकली क्या कहते हैं कि एक विशेष प्रकार की जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है वो ना चलाए, और उनका पावर कंसोलिडेट हो। तो क्या करेंगे भाई? शिक्षा देंगे। शिक्षा के द्वारा दो फायदा होता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम माय फ्रेंड, है ना। कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम का फायदा ये होगा क्योंकि सिलेबस जो है, करिकुलम जिसे हम लोग पहचानते हैं साहब, है ना, करिकुलम या जिसे इसी को ही हम लोग सिलेबस के रूप में पहचानेंगे, ये जो करिकुलम या सिलेबस है ये कौन डिजाइन करता था? हु वाज द पर्सन यूज्ड टू डिजाइन द सिलेबस साहब, है ना। द सिलेबस इन द करिकुलम वाज डिसाइडेड बाय द कॉलोनियल मास्टर्स। अब कॉलोनियल मास्टर्स जो मदर कंट्री सिलेबस डिसाइड करेगी तो उसमें क्या डालेगी? उसका अपना नेगेटिव पॉइंट थोड़ी डालेगा। तो डू यू थिंक दैट द फ्रेंच विल बी गिविंग द नेगेटिव टीचिंग टू द वियतनामीज पीपल कि फ्रेंच नालायक लोग हैं, फ्रेंच लोगों ने आके वियतनाम का शोषण किया है? नो माय फ्रेंड, द फ्रेंच विल ऑलवेज बी राइटिंग कि हमने आपका भला किया है, हम आपको आधुनिक बनाने के लिए आए हैं, आप हमारे प्रभाव में आए हो, इसके लिए देखिए आप कितने मॉडर्न बन गए हो। तो वियतनाम को बेसिकली बातों से भी आधुनिक बनाने की कोशिश की गई, दिखने में भी वियतनामीज लोगों को फ्रेंच कल्चर फॉलो करवाने के लिए इस प्रकार के एग्जाम्पल सेटअप किए गए साहब, गेटिंग माय पॉइंट। तो इनिशियली क्या हुआ कि कॉलोनियल एजुकेशन की जब पर्सपेक्टिव हमको मिलती है, तो जैसे भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की जब बात करेंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी आधुनिक शिक्षण को लेके 1835 के अंदर लॉर्ड मकॉले की अध्यक्षता के अंदर एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म्स किए। लेटर ऑन बेसिकली 1854 के अंदर अगर आपको पता होगा तो चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया। ये चार्ल्स वुड के डिस्पैच ने पूरी तरह से भारतीय शिक्षा पद्धति को बदल दिया। इनफैक्ट इसी के दौरान अगर आपको पता होगा तो विलियम एडम करके एक और ऑफिशियल थे, ये विलियम एडम ने अपना एक रिपोर्ट निकाला था इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर,
जहां इन्होंने कहा था कि किस प्रकार की पाठशालाएं भारत के अंदर है और ये पाठशालाएं भारतीय शिक्षा पद्धति को कैसे चला रही है साहब, ठीक है। इन सब पॉइंट्स के ऊपर जब हम लोग समझते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स कंबाइंड टुगेदर, है ना, वैसा ही फ्रेंच के अंदर भी यहाँ पे था। इनफैक्ट फ्रेंच जब शिक्षा दे रहे थे तो वियतनाम के कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हम आपकी शिक्षा को नहीं स्वीकारते साहब, ठीक है। तो नेशनलिज्म आप देखोगे तो शैक्षणिक संस्थाओं से उभर के आएगा। इंडिया के अंदर भी नेशनलिज्म अगर आपको पता होगा तो बंगाल के अंदर स्वदेशी मूवमेंट हुआ, तो स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा जो आपका नेशनलिस्ट एजुकेशन सिस्टम है उसके द्वारा और प्रोमिनेंट होता है और चर्चा के अंदर आ जाएगा, समझे आप लोग, ठीक है। तो अब चले जाते हैं द डिलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। डिलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन का मतलब ये है कि बेसिकली कि किस तरह से वहां की कॉलोनी को शिक्षा दी जाएगी कि देखो आपके ऊपर हम राज कर रहे हैं पर हम लोग आपके ऊपर शोषण नहीं कर रहे हैं, हम आपके ऊपर एक सिविलाइजिंग मिशन के द्वारा आए हैं साहब। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंगली लाइन यहाँ एनसीईआरटी के अंदर लिखी गई है साहब, ठीक है। तो लिखते हैं द फ्रेंच कॉलोनाइजेशन वाज नॉट ओनली बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन साहब। अब देखो कॉलोनी बनाने का इंटेंशन क्या था साहब, ठीक है। तो मैंने आपको कॉलोनी के रीजंस बताए थे कि व्हाई कॉलोनाइजेशन वर बेसिकली मेड साहब, ठीक है। तो एक तो था आर्थिक कारण साहब। इकोनॉमिक रीजंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो चीजें यहाँ कॉलोनीज के अंदर चाहिए थी। एक तो रॉ मटेरियल्स की वहां से कच्चा माल लेके जाके आप वहां पे यूरोप में जाके इनफैक्ट वहां से कुछ प्रोडक्शन करो। दूसरा यहाँ पे मार्केट का डेवलपमेंट करना कि यूरोप के बाजारों के अंदर जो चीजें बन रही है वो सब वियतनाम के अंदर आके बेचिए या पूरी दुनिया में बेचिए साहब, ठीक है ना। दूसरा एक बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट वो था सिविलाइजिंग मिशन। अब देखो सिविलाइजिंग मिशन का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको इसको थोड़े बहुत डिस्कस करूंगा साहब। अब देखो सिविलाइजिंग मिशन की कहानी यह है कि एक कंसेप्ट चलता है जिसका नाम है व्हाइट मैन्स बर्डन साहब, है ना। ये पूरे यूरोप के अंदर चला था और बहुत पॉपुलर कंसेप्ट था साहब, ठीक है, कि यूरोप के लोग पूरी दुनिया में जाएंगे और पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका लेंगे साहब, ठीक है। अब जैसे इन्होंने इंडियंस को भी कहा था कि आप तो बारबेरिक हो, आपकी कोई सभ्यता नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो हम आए तो हमने आपको सुधारा है साहब, ठीक है। द ब्रिटिश पीपल सेड टुवर्ड्स द इंडियन कि द इंडियन पीपल आर वेरी मच बारबेरिक एंड दे डोंट हैव एनी अदर एग्जिस्टेंस, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तो हम आए और हमने आपको सुधारा, हम आपको सिविलाइज करके आए। तो वही फ्रेंच का भी आइडिया आपको वियतनाम के अंदर दिखेगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो लाइक द ब्रिटिश इन इंडिया, आप देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है, लाइक द ब्रिटिश इन इंडिया, कि भाई जैसे भारत के अंदर जो अंग्रेज थे, द फ्रेंच क्लेम दैट दे वर ब्रिंगिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन टू द वियतनामीज पीपल साहब, है ना। तो वियतनाम के लोगों को कह रहे थे कि हम आपको सुधार रहे हैं, हम आपको सभ्य कर रहे हैं। अरे भाई हमारी सभ्यता की आप बात करते हो तो हम तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं। वी आर द पीपल रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आपको भी पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड हुआ करती थी। इवन आज के कंपैरिजन में भी देखते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो फीचर्स मिले हैं, जो आज की कोई शहरी और नगरी सभ्यता को टक्कर मार दे उतने मजबूत है साहब, है ना। तो यू कैन फाइंड कि ये जो ब्रिटिश की बात कर रहा है, ये ब्रिटिशर्स ने बेसिकली इस प्रकार की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकाली। तो वही प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली फ्रेंच ने भी यहां निकालने की कोशिश की। इनफैक्ट इनको ये मानना था कि यूरोप जो है वो सबसे एडवांस सिविलाइजेशन है उस टाइम के दौरान। अब कहानी यह है कि 19th सेंचुरी के अंदर पूरे यूरोप के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो एक प्रोसेस चल रहा है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। पूरा यूरोप जो है अब धीरे 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 नए विचारों से घटित हो चुका है और हमको पता चलता है कि एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहा है। एनलाइटनमेंट का मतलब है कि यूरोप के अंदर नए विचार डेवलप हो चुके थे, साइंटिफिक थॉट्स आ चुका था, रैशनल आइडियाज डेवलप हो चुके थे और इसके कारण ये यूरोपियंस ने ऐसा कहा कि देखिए हम अब सबसे एडवांस सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है और हमारी ड्यूटी होती है कि हम ये आधुनिक विचार जो है बेसिकली वो अपनी कॉलोनीज के अंदर इंट्रोड्यूस करें। अब देखिए प्रॉब्लम क्या था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ कॉलोनाइजेशन, मैं आपको समझाता हूँ साहब। जब कॉलोनाइजेशन इंपोज किया जाता है, whenever the colonization is imposed, हमेशा एक चीज याद रखेगा, it means the destroying of local cultures। आपके यहाँ पे जब स्थानिक संस्कृति है उसको खत्म कर दिया जाएगा। भारत के अंदर हुआ कि नहीं हुआ, आप कंपेयर करने की कोशिश करिए कि भारत के अंदर अच्छे से अच्छी सभ्यता, हमारी संस्कृति को इन्होंने तोड़ दिया और कहा कि ये बर्बर चीजें हैं। भारत का धर्म, भारत की परंपराएं, उसी तौर के ऊपर जब वियतनाम की बात करेंगे तो जब ये लोग वियतनाम को कन्वर्ट कराएंगे साहब, तो कैसे कन्वर्ट कराएंगे, उनके कल्चर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट। उनको कहा जाएगा कि आप बहुत आउटडेटेड हो, आपके संस्कृति के कारण आपका विकास नहीं हो पा रहा है, ये तो हम हैं जो आपको विकास
विकास करा के दे रहे हैं साहब। इंडिया के अंदर यही चीज के ऊपर इन्होंने आधुनिकीकरण बनाने की कोशिश की साहब। जब इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स भी होते हैं, मैं आपको इंडिया के सेंटर इसके लिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमको ये वर्ल्ड हिस्ट्री को भी इंडिया को सेंटर में रख के कंपेयर करके देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आयाम बनता है, हमको पता चलता है कि अच्छा दुनिया में इस तरह से कॉलोनाइजेशन हो रहा है, भारत में भी कुछ इसी प्रकार की घटनाएं हो रही है, तो यू विल बी एबल टू लिंक इट मोर इन इफेक्टिव वे साहब। गेटिंग माय पॉइंट? तो कॉलोनाइजेशन के प्रक्रिया के अंतर्गत आपका जो सिविलाइजिंग मिशन चलता है, ये सिविलाइजेशन मिशन का मतलब क्या हुआ साहब? आपकी लोकल कल्चर खत्म कर दिया गया, क्योंकि सिविलाइजिंग मिशन के अंदर आपको मॉडर्न बनाने के साथ साथ आपको क्रिश्चियनिटी के पार्ट भी पढ़ाए जाते थे साहब, क्योंकि कॉलोनाइजेशन का एक बहुत बड़ा गोल था जिसे हम लोग कहते हैं, या इसका गोल था जिसे हम लोग कहते हैं 3G। ये 3G के अंतर्गत आपको गॉड का कंसेप्ट दिखेगा, आपको एक ग्लोरी का कंसेप्ट दिखेगा और एक गोल्ड का कंसेप्ट दिखेगा। तो ये जो गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड का कंसेप्ट है, ये तीनों का तीनों कंसेप्ट बहुत प्रोमिनेंट निकल के आया था कॉलोनियल प्रक्रिया के दौरान। तो ये जो कॉलोनाइजेशन की जो पूरी सेटअप क्रिएट की गई है, इसकी जो प्रक्रिया बन के आई है, जहां मॉडर्न डेवलपमेंट को स्टॉप करने के नाम के ऊपर उन्होंने वहां की स्थानीय कल्चर, धर्म, परंपराएं, जातियों को खत्म कर दिया और इस तरह से बेसिकली इन्होंने यहाँ पे एक नई शिक्षा व्यवस्था क्रिएट की। अब देखिए क्या करते हैं, इन लोग को पता था कि लोगों के कल्चर को चेंज करना है, वियतनाम का स्थानिक कल्चर चेंज करेंगे तो ही इनकी कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया इनफैक्ट सक्सेसफुल होगी। क्यों? क्योंकि कल्चर आपका ये कहता है कि हमको लोकल चीजें खरीदनी चाहिए। लोकल कल्चर के अंदर लोगों का मानना ये है कि वी शुड गो फॉर लोकल साहब, है ना, वी शुड गो फॉर लोकल। गो फॉर लोकल का मतलब क्या है कि वोकल फॉर लोकल का जो कंसेप्ट है, जैसे आज की तारीख में भारत के अंदर चल रहा है, वैसे पहले भी चल रहा था। जैसे वियतनाम के अंदर बात करेंगे तो वियतनाम के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वोकल फॉर लोकल की मांग कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि भाई हमको तो वैसी ही चीजें बनानी चाहिए और वही चीजें कंज्यूम करनी चाहिए जो यहाँ पे प्रोडक्शन है साहब। अब फ्रेंच लोग चाहते थे कि वियतनाम एक मार्केट के रूप में बन के आए। फ्रेंच लोग चाहते थे कि बेसिकली वियतनाम के अंदर जो लोग हैं उनके लॉयल्टी दिखाए साहब। अब बेसिकली अगर आपको कल्चर बदलना है तो कैसे बदलोगे साहब? आपको किसी की धार्मिक मान्यताएं बदलनी है तो कैसे बदलोगे? तो उसमें एक रास्ता हो सकता है, वो है आप उसको आधुनिक शिक्षण दे दो साहब। आप उसको वैसा शिक्षण दीजिए जहां इंसान को अपने संस्कृति के प्रति ही घृणा उत्पन्न हो जाए साहब। यू ट्राई टू गिव देम सर्टेन काइंड ऑफ एजुकेशन विच विल क्रिएट मोर एंड मोर, आई वुड से, I would say hatred and disrespect towards their own culture। और जब इंसान अपने खुद की संस्कृति से अलग हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरों की लाइफस्टाइल फॉलो करने की शुरुआत करेगा साहब, है ना। तो कॉलोनियल बेसिकली एजुकेशन देने का इंटेंशन ये था कि आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट की जाए। आप जितना आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट करोगे कॉमन मैन के दिमाग के अंदर, वो उतना ही कंफ्यूज होगा और फिर आपके दिया जाने वाला जो शिक्षण है उसके तरफ आने की कोशिश करेगा। अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी परंपराओं को वो तोड़ देगा और उसको लगेगा कि ये बेकार की चीजें हैं। मुझे जो अपने गोरे दोस्त ने जो बताया है, जो यूरोपियन फ्रेंड ने मुझे जो बताया है, मुझे वो फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे भी यही हुआ साहब। एजुकेशन वॉज सीन एज अ वे टू सिविलाइज द नेटिव। एजुकेशन की कहानी ये है कि आप बेसिकली एक इंसान को सिविलाइज करने का एक आधार बना रहे हो साहब, है ना। फ्रेंच को भी बेसिकली यही प्रश्न था कि इनको एजुकेशन दिया जाए तो कैसा देना चाहिए, इनको एजुकेशन के द्वारा किस प्रकार का एजुकेशन हम लोग दे सकते हैं जिसके कारण हम लोग इनका साथ ले पाएंगे साहब, ठीक है। अब देखिए कि इस प्रकार का डिलेमा अंग्रेजों को भी था भारत के अंदर। मैं थोड़ा ब्रिटिश एजुकेशन के साथ आपको कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि हम लोग इंग्लिश का इंडिया के साथ जो कनेक्शन है वो भी पैरेलली मैं आपको समझा रहा हूं। अब आप देखने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है साहब, ठीक है। फ्रेंच को एक डर लग रहा था कि वियतनामीज लोगों को कितना एजुकेशन देना चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। वियतनामीज लोगों को हाउ फार वर द वियतनामीज टू बी एजुकेटेड। अब ये शब्द बहुत प्रोमिनेंट है भारत के अंदर। जब ब्रिटिश की भी बात करेंगे तो ब्रिटिश को भी ये डर था कि किस प्रकार का एजुकेशन दिया जाए साहब, पहला तो पॉइंट। दूसरा, हमको पता चलता है कि कौन से लेवल का एजुकेशन दिया जाए, कि भारत के लोगों को इंजीनियर बनाना है, क्या भारत के लोगों को डॉक्टर्स बनाना है, कि भारत के लोगों को प्रोफेशनल्स बनाना है, या भारत के लोगों को एक लेबर के रूप में रखना है। और ऐसे लेबर जो हमको एडमिनिस्ट्रेशन में काम में आए, ऐसे लेबर जो हमेशा हमारे साथ लॉयल रहे साहब, समझे कि नहीं समझे। एक मजदूरों की फौज खड़ी करनी है शिक्षा के द्वारा। ऐसे अनथिंकिंग लोगों को हमको क्रिएट करना है जो हमारे सामने कभी भी विद्रोह ना करे साहब, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। अब देखिए कहानी क्या है।
फ्रेंच लोगों को भी एजुकेटेड लोकल लेबर की आवश्यकता थी। उनको भी यही प्रॉब्लम था कि यार लोअर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो यहाँ के लोकल लोगों से बात कर पाए, बट उसकी लॉयल्टी हमारे साथ होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। अब देखिए कि कॉलोनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको डायमेंशन दिखेगा, उसको थोड़ा यहाँ ब्लैंक साइड से बताता हूँ साहब, ठीक है। कॉलोनाइजेशन की जब गवर्नेंस की बात की जाती है, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, और कॉलोनाइजेशन के अंदर हम लोग बात करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी साहब, ठीक है ना। आप एक कॉलोनी को डेवलप कर रहे हो तो उसमें एजुकेशन को कैसे दिया जाएगा। एजुकेशन देने का पीछे का कारण ये है कि एक तो लॉयल बेस क्रिएट होगा, ये लॉयल बेस आपका कंज्यूमर भी बनेगा साहब, हमेशा आपके साथ वफादार रहेगा। ये लॉयल बेस आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हेल्प करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, अब आप देखिए कि कॉलोनी का जो हायरार्की होता है वो कैसा होता है, हाउ फार इज दी हायरार्की ऑफ कॉलोनी वर्क साहब, ठीक है ना। तो कॉलोनी की हायरार्की को थोड़ा बहुत समझाता हूँ। ये लेवल है जिसे हम लोग टॉप का लेवल पहचानते हैं साहब। कोई भी कॉलोनी होती है उसमें टॉप के लेवल के ऊपर आपके फॉरेनर्स जो होगी, मदर कंट्री जो है वही बेसिकली ऊपर बैठी हुई है, और वहां पे आपको कॉलोनाइजर्स ही इनफैक्ट दिखेंगे। यहाँ कोई लोकल इंसान को एडमिनिस्ट्रेशन में सत्ता नहीं दी जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि लोकल लोग जो है दे आर अनफिट टू रूल साहब। उसके बाद आता है मिडिल एडमिनिस्ट्रेशन। मिडिल एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम लोग बात करेंगे, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द मिडिल एडमिनिस्ट्रेशन, मिडिल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर आप देखें तो इसमें भी फॉरेन डोमिनेटेड ही होता है। फॉरेन डोमिनेटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी विदेशी लोग ही अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, मतलब स्टेट के लेवल के ऊपर। उसके नीचे आओगे ना साहब, यू विल कम डाउन ओवर हियर, तो आएगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए कि इससे हमको दो चीजें पता चल रही हैं। ऊपर आपके लिमिटेड नंबर ऑफ स्ट्रेंथ होती है, जितना पिरामिड आपका नीचे खुलेगा उतनी ही आपकी संख्या बढ़ेगी। द नंबर ऑफ पीपल दैट रिक्वायर्स इज मोर साहब, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल दैट रिक्वायर्स इज लेस साहब। यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, जिलों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना हो तो उस समय के दौरान आपको बहुत सारे लोगों की मदद चाहिए होती है स्थानिक लेवल के ऊपर, और जब तक लोकल कोऑपरेशन ना आए तब तक आप वहां पे शासन नहीं करा सकते। समझे कि नहीं समझे। अब लोकल लेवल के ऊपर अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो यू नीड टू नो द लोकल लैंग्वेज, you need to know the preferences of the local people, you need to understand their demands, and you need to go in a very cautious way साहब। ऊपर तो आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे, और नीचे इंप्लीमेंट करवाना है साहब, ठीक है। तो लोकल लोग ऐसे हैं जिनको इंप्लीमेंट करवाना है। अब इसमें कोई फॉरेनर होगा तो फॉरेनर की ज्यादा लोग सुनेंगे नहीं साहब। तो यहाँ फॉरेनर बहुत लिमिटेड हुआ करते। लिमिटेड क्यों थे? क्योंकि पता है कि भाई फॉरेनर्स की लोगों के साथ कनेक्शन नहीं है, ये तो अभी अभी नए नए आए हैं साहब, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली वहाँ के लोकल पब्लिक जो है, ये लोकल पीपल का सहारा लेना बहुत जरूरी है साहब। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। यही लोग होंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपकी हायरार्की क्रिएट करेंगे। वियतनाम के अंदर भी यही प्रश्न था कि लॉयल बेस एक एडमिनिस्ट्रेशन का क्रिएट करना है जो वियतनाम के नीचे के एडमिनिस्ट्रेशन की पद्धति के अंदर सबसे ज्यादा कुली के रूप में, मजदूर के रूप में आपकी जो फ्रेंच आइडेंटिटी है उसको ढोने का काम करेंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये जो कंडीशन है मिडिल, टॉप और जो आपका लोकल लेवल है, सबसे लोएस्ट लेवल है, वहां पे लोकल पब्लिक की आवश्यकता बहुत थी। ये जो लोकल पीपल है इनकी लॉयल्टी हमेशा एक प्रश्न में रहता था, और फ्रेंच को लगता था कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाना है हमको, पर इनको एजुकेट भी करना पड़ेगा तो ही ये एडमिनिस्ट्रेशन में आ पाएंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में लाना है, इनको एजुकेट करना है, तो कितने प्रकार का एजुकेशन दे सकते हैं, हाउ फार वी कैन गिव देम द एजुकेशन साहब। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी डायलेमा थी इनको, क्योंकि इनको लग रहा था कि एजुकेशन माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द फ्रेंच इन वियतनाम। अब आप देखिए कि फ्रेंच को ये डर जो था वो सही था साहब, ये डर में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जब आप एजुकेशन देते हो तो एजुकेशन तो दो धारी तलवार की तरह होता है। आपको भी पता है कि शिक्षा जो है इट्स लाइक एन डबल एज स्वॉर्ड। एजुकेशन से आप लॉयल्टी भी गेन कर सकते हो। एजुकेशन के द्वारा अगर एनलाइटनमेंट आ गया तो आपकी अथॉरिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन भी कर देगा कि का बाबू हमारे ऊपर राज क्यों कर रहे हो, का बाबू हमने आपका का बिगाड़ा है तो हमारा शोषण किया जा रहा है इस तरह से। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो फ्रेंच की जो कहानी है
ये फ्रेंच की कहानी वियतनाम के अंदर बहुत इंटरेस्टिंगली आपको दिखेगी साहब, क्योंकि फ्रेंच को एक डर ये भी था कि वियतनाम के स्थानिक लोग हैं ये कॉलोनियल डोमिनेशन को क्वेश्चन करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि भारत में जो राष्ट्रवाद था उसमें आधुनिक शिक्षा एक बहुत बड़ा एक रीजन बन के आई? इंडिया के अंदर मॉडर्न नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ, उसके पीछे का कारण एजुकेशन रिफॉर्म्स है कि नहीं है? मैं तो कहता हूँ है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही हमको मॉडर्न एजुकेशन दिया। ये जो मॉडर्न एजुकेशन का ख्याल हमारे दिमाग में आया, ये मॉडर्न एजुकेशन के थॉट के द्वारा हम लोग और पावरफुल हुए और डोमिनेट हुए साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो वही कंडीशन आपको वियतनाम के अंदर भी दिखेगी। वियतनाम के लोगों के अंदर जो फ्रेंच को डर था उनका यही मिलता है कि फ्रेंच सिटीजन जो थे उनको 2-3 प्रकार की डर लग रही थी। एक तो वियतनाम के लोगों को हम लोग जब जैसे ही बेसिकली यहाँ पे शिक्षा देंगे तो फ्रेंच लोग जो वहाँ पे दुकान कर रहे हैं, दुकान के साथ साथ कोई टीचर है, कोई पुलिस का काम कर रहा है, वो सब नौकरियां वियतनाम के लोगों को देना पड़ेगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना? तो ये एक तो बहुत बड़ा प्रश्न था कि वहाँ पे जो फ्रेंच लोग सेटल्ड थे उन लोग की डोमिनेशन चली जाएगी और एजुकेशन के द्वारा वियतनाम के लोग शायद फ्रेंच लोगों की नौकरी भी दे देंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इस तरह से जो फ्रेंच गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वियतनाम के लोगों को एजुकेट किया जाए सो दैट हमारे लिए फायदा होगा। वहां के स्थानिक लोग थे, उन्होंने कहा कि वियतनाम के लोगों को फुल एक्सेस ऑफ एजुकेशन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वियतनाम के लोगों को फुल एक्सेस ऑफ एजुकेशन दिया तो हमारे सामने प्रॉब्लम होगा। पहला तो ये प्रॉब्लम होगा कि वियतनाम के लोग हमारे सामने प्रश्न करेंगे, जैसे भारत के अंदर हुआ था कि भारत के लोगों को जब शिक्षा मिली तो हमारे लोगों ने ही क्वेश्चन कर दिया ब्रिटिश अथॉरिटी को। अंग्रेजों ने ही हमको लॉयर बनाया था। अब देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर बहुत सारे लीडर्स थे जो वकील के रूप में काम करते हैं साहब, और वही लॉयर लोग ने बेसिकली आज़ादी का आंदोलन एक नए तरह से करने की कोशिश की। खैर जो भी हो, धीरे 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 हमको पता चलता है कि वियतनाम के अंदर आधुनिक व्यवस्था लाने का इंटेंशन बेसिकली एक बहुत बड़ा फ्रेंच के लिए सरदर्द बन जाता है, क्योंकि फ्रेंच को समझ में नहीं आ रहा था कि इनको एजुकेशन दे कि ना दे साहब। दूसरा ये है कि वियतनाम को किस तरह से आधुनिक किया जाए विचारों के अंदर, सो दैट वियतनाम के लोग हमारे कल्चर के अंदर आ जाए। अब देखिए कि फ्रेंच लोगों को ये मानना था कि द फ्रेंच कल्चर शुड बी इम्पोज्ड, फ्रेंच कल्चर शुड बी इम्पोज्ड ऑन वियतनाम। वियतनाम के ऊपर इनफैक्ट फ्रांस की संस्कृति का असर होना चाहिए, उसके ऊपर उसका बेसिकली इम्पैक्ट करना चाहिए। अब व्हाई दिस वाज हाईलाइटेड साहब, ये क्यों फ्रेंच कल्चर को इम्पोज करने की बात की गई है? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको आप समझने की कोशिश करिए। फ्रेंच कल्चर को इम्पोज करने का बात ही इसके लिए किया जाता है क्योंकि जब तक फ्रेंच कल्चर वियतनाम में आएगा नहीं तब तक बेसिकली फ्रांस की अथॉरिटी वियतनाम के ऊपर कंसोलिडेट नहीं हो पाएगी। प्रॉब्लम ये था कि वियतनाम को फ्रेंच कल्चर को इम्पोज करने के नाम के ऊपर कहा गया था कि वी आर मेकिंग यू मॉडर्न साद, हम आपको क्या कर रहे हैं, मैं आपको आधुनिक करने का काम कर रहा हूं। प्रॉब्लम वियतनाम के अंदर यह होता है कि बहुत सारे लोग थे जो चाइनीज कल्चर से इन्फ्लुएंस थे साहब। अब फ्रेंच कल्चर को अगर इम्पोज करना है मतलब ये है कि वियतनाम के अंदर जो इलीट लोग हैं जो चाइनीज कल्चर से इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वियतनाम का जो प्रदेश है वहां एक टाइम के ऊपर चाइना ने अपना शासन जमाया हुआ था, चाइना की संस्कृति का प्रभाव था, चाइना के साथ भौगोलिक रूप में ये कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड विद चाइना इन I would say geographical way as well. Getting my point है ना? तो this is one of the reason to consolidate their power. The French had to counter this Chinese influence साहब, है ना? तो यहाँ चीनियों का जो प्रभाव था उसको काउंटर करना भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था। It was a very big matter for the Vietnamese people साहब, the French people साहब, getting my point। तो होता ये है कि फ्रेंच लोग जो है उन्होंने डिसाइड किया कि अगर चाइनीज इन्फ्लुएंस पूरी तरह से खत्म करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ की जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको खत्म करना पड़ेगा। और ट्रेडिशनल सिस्टम को कैसे करेंगे, तो वहाँ की जो एजुकेशनल सिस्टम है जो चाइनीज संस्कृति के आधारित बनी थी उसको पूरी तरह से डिसमेंटल कर देंगे और वहाँ पे फ्रेंच शिक्षण संस्थाओं की शुरुआत करेंगे। अब आप देखिए कि क्या यही चीज़ भारत के अंदर किया कि नहीं किया। आपको जान के हैरानी होगी कि जब ब्रिटिश की बात करूँगा मैं तो जब 1840s के दौरान में ये आपके विलियम एडम करके एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्होंने एक पूरा रिपोर्ट तैयार किया था। ये विलियम एडम ने जो रिपोर्ट तैयार किया था, रिपोर्ट के द्वारा इन्होंने बताया
कि भारत में ट्रेडिशनल बहुत सारी पाठशालाएं चलती है। सुनिएगा मेरी बात साहब, ठीक है। विलियम एडम के रिपोर्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूं, विलियम एडम ने अपने रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट किया था कि भारत में बहुत सारी पाठशालाएं चलती है। ये पाठशालाओं हर एक विलेजेस के अंदर है और बहुत ही ट्रेडिशन के हिसाब से चलती है, बहुत अद्भुत प्रकार की चलती है। इन्होंने इनफैक्ट खाली और खाली बिहार बंगाल वाले रीजन में 1.5 से 2 लाख पाठशालाओं का मेंशन किया था। ही हैड मेंशन अबाउट अराउंड 1.5 to 2 lakh पाठशालास विच वर वर्किंग एट दैट टाइम एंड विच वर वर्किंग इन अ वेरी इफेक्टिव वे। अब जब हम लोग इनकी बात करते हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन वियतनाम, तो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट के द्वारा इनफैक्ट वियतनाम के अंदर भी इन्होंने जो चाइनीज सिस्टम थी एजुकेशन की, उसको इन्होंने तोड़ने की कोशिश की और फ्रेंच स्कूलों को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या था साहब, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो इनिशियली जो सबसे पहली भाषा हुआ करती थी वो भाषा चाइनीज लैंग्वेज थी, जो वहाँ के इलीट लोग यूज करते थे साहब, ठीक है। तो पहले तो फ्रेंच लोगों के लिए चैलेंज ये था कि यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज को पूरी तरह से हटा दिया जाए। जैसे भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो भारत के जो इलीट लोग थे वो एट टाइम पर्शियन लैंग्वेज का यूज करते थे अपने कोर्ट के अंदर। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल्स को फाइनली हटाएगी पावर से साहब, या मुगल्स के जस्ट 20 साल पहले 1857 के 20 साल पहले यहाँ पे फारसी प्रभाव को खत्म करने के द्वारा इनफैक्ट भारत के अंदर कॉलोनाइजेशन को बहुत मजबूत किया गया। क्योंकि इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें से बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे वो मुगलों के अधीन आया करते थे और मुगलों की आधिकारिक भाषा एक समय के अंदर फारसी भाषा हुआ करती थी। यहाँ चाइना का प्रभाव था, इसके लिए चाइनीज, जिसे हम लोग मैंड्रिन लैंग्वेज के रूप में पहचानते हैं, दूसरी एक भाषा है कैंटोनीज भाषा। इन दोनों का प्रयोग आपको ये रीजन्स के अंदर दिखेगा। अब प्रॉब्लम ये था कि फ्रेंच लोगों के साथ कंफ्यूजन ये हुआ कि चाइनीज भाषा को तो हटा दिया जाए, चलो मैंड्रिन कैंटनीज जो बोली जा रहे है उसको हटा दिया जाए, बट उसकी जगह कौन सी भाषा का शिक्षण यहाँ पे वियतनाम के लोगों को दिया जाएगा? क्या वियतनाम के लोगों को अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन दिया जाए, क्या वियतनाम के लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन दिया जाए? अब देखिए इसी प्रकार का डिलेमा 1820s के दौरान, 1823-24 के दौरान भारत के अंदर होगा, जहां भारत के अंदर जब एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात हो रही थी तो एक कंट्रोवर्सी होती है ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। खैर इसके ऊपर मैं, जब आप मेरे प्लस कोर्सेज के ऊपर आओगे तो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ द ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी विल बी टेकिंग प्लेस। बट यहाँ पे भी यही था कि भारत को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए या भारत के लोगों को वर्नैक्युलर लैंग्वेज में शिक्षा देनी चाहिए। तो आपको पता होगा कि जेम्स प्रिंसेप नाम का एक कॉलोनियल मैं कहूँगा ओरिएंटलिस्ट ऑफिशियल था, जो भारत के प्रति काफ़ी संवेदना रखता था, जिसने भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति को काफ़ी पढ़ा था। उसका मानना यह था कि भारत के लोगों को अपनी स्थानिक भाषा में शिक्षा देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बट उसके सामने जब हम लोग मकौले की बात करेंगे तो मकौले बेसिकली क्या करता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षण की बात करेगा। फ्रेंच को भी यही डर था कि अगर वियतनाम को अपनी भाषा में शिक्षा देंगे तो कैसे देंगे, देने के साथ साथ किस तरह से फ्रेंच का इनफेक्ट प्रभाव करेंगे साहब, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, है ना। तो अब देखिए कि फ्रांस के अंदर भी यही शासक है। फ्रांस के जो भी बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनको भी दो ब्रॉड ओपिनियंस यहाँ से उभर के आ रहे थे, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो देयर वाज सम पॉलिसी मेकर्स, कुछ ऐसे लोग थे जिनका मानना था कि वी शुड यूज द फ्रेंच लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। भारत के अंदर मकौले जैसे लोग क्या कहते हैं कि वी शुड यूज इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। साहब आप इसको हटा दो तो आपको इंडिया का कॉलोनाइजेशन दिखेगा, पूरा वर्ल्ड का कॉलोनाइजेशन ऐसे ही होता है। मैं आपको ये क्यों बढ़ा रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर हम दूसरे देश का कॉलोनाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट भी है। दूसरा क्या है कि हिस्ट्री में कंपैरेटिव लर्निंग करने की बहुत आवश्यकता है। जब तक आप कंपैरेटिव लर्निंग नहीं करते हो ना दोस्तों, तब तक क्लैरिटी नहीं आती, आपके विचार ऐसे ही अधूरे रहते जाते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो सम पॉलिसी मेकर्स एम्फेसाइज द नीड टू यूज द फ्रेंच लैंग्वेज। साहब बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स थे जिनका मानना था कि हम लोग को फ्रेंच की भाषा यूज करनी चाहिए, क्योंकि इनको लग रहा था कि बाय लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज, वियतनाम के लोग फ्रेंच भाषा जानेंगे तो वियतनाम के लोगों को कल्चर और सिविलाइजेशन ऑफ फ्रांस के प्रति इनफैक्ट, है ना, बहुत सारा डेवलपमेंट मिलेगा और उनको फ्रेंच लोगों के प्रति और लॉयल्टी और संवेदना बनेगी। साहब गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये बहुत सारा ट्रेंड दिखता है साहब। फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने का इंटेंशन यही था
कि फ्रांस के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट किया जाए इनटू द माइंड्स ऑफ द वियतनामीज पीपल। आप समझने की कोशिश करिए, लैंग्वेज पढ़ाने का इंटेंशन ये नहीं था कि बेसिकली लैंग्वेज खाली एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाए। लैंग्वेज के द्वारा फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच सिविलाइजेशन, फ्रेंच आइडियल्स को प्रचलित करने का काम था। और इनफैक्ट इनका मानना था कि इसके कारण एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जब एशियाटिक फ्रांस की स्थापना होगी, जो यूरोपियन फ्रांस के साथ पूरा का पूरा एक गठबंधन कर देगा। साहब गेटिंग माय पॉइंट ऑफ नोट, है ना? सो एशियाटिक फ्रांस विल बी सॉलिडली टाइड टू द यूरोपियन फ्रांस। ये विचार के साथ यहां पे इन्होंने क्या किया, स्थापना करवाई और कहा कि देखिए हम यहां पे ये क्यों करना चाहते हैं, हम यहां पे फ्रेंच लैंग्वेज देंगे तो हमारा एक फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच सिविलाइजेशन एशिया में बनेगा। ऑलरेडी हमारा यूरोप के अंदर तो फ्रांस नाम का प्रदेश और देश तो है ही, ये दोनों एक दूसरे के साथ टाई अप होंगे और हमारा प्रभाव यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर चलेगा। द एजुकेटेड पीपल इन वियतनाम वुड रिस्पेक्ट द फ्रेंच सेंटिमेंट्स एंड आइडियल्स, सी सुपीरियरिटी ऑफ फ्रेंच कल्चर एंड वर्क फ्रॉम द फ्रेंच। अब आप समझने की कोशिश करिए, एजुकेशन देने का इंटेंशन ही ये था कि जैसे ही आपने फ्रेंच भाषा का उपयोग किया, फ्रेंच शिक्षा पद्धति को लागू किया, तो इससे फ्रेंच कल्चर का प्रभाव पड़ेगा। और आखिर में अगर आपने फ्रेंच लैंग्वेज का उपयोग किया तो हमारे लिए फायदा यह है कि ये लोग हमारे लिए ही काम करेंगे, पूरी जिंदगी काम करेंगे साहब। तो आप देखिए कि इंडिया में भी यही चीजें की जाती है, यही पर्सपेक्टिव अगर आप समझने की कोशिश करोगे इंडिया में भी लाने की कोशिश की गई। ये कंडीशंस में एक तो ग्रुप ऐसा था जो वियतनाम के एजुकेशन को लेके कहना था कि पूरी तरह से फ्रेंच बना दिया जाए, इनको कंप्लीट फ्रेंच इनफैक्ट इनको बना दिया जाए साहब, है ना? इनको पूरा का पूरा फ्रेंच बना दिया जाए, इनके अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाए। दूसरे लोगों का मानना था कि अभी वियतनाम के लोगों को साहब, है ना, तात्कालिक रूप से फ्रेंच भाषा पढ़ाने की उतनी आवश्यकता नहीं होगी साहब। गेटिंग माय पॉइंट ऑफ नोट, ये क्या कहते हैं, उनका मानना था कि वियतनामीज लैंग्वेज है वो लोअर क्लासेस में पढ़ाई जाए और फ्रेंच लैंग्वेज है वो हायर क्लासेस में पढ़ाई जाए। मतलब ऐसा है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वहां पे आप वियतनाम की स्थानिक भाषा का उपयोग करिए, पर जैसे ही आप कॉलेज के अंदर चले गए, जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में चले गए, आप सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन में चले गए, वहां पे आप फ्रेंच लैंग्वेज का उपयोग करिएगा। अब देखो इन्होंने क्या किया साहब, इससे इनफैक्ट ये लोगों का मानना है, जो दूसरा ग्रुप है जिसे हम लोग बेसिकली ओरिएंटल पर्सपेक्टिव वाला भी कह सकते हैं, इन्होंने कहा कि वियतनाम की स्थानिक भाषा उनको जब पढ़ाई जाएगी तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर इजीली साहब, क्योंकि उनको अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जा रहा है। जैसे आज की तारीख में मैं आपको हिंदी में बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ, आई एम डूइंग अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। बोथ दिस लैंग्वेजेस इवेंचुअली आर मोर कॉम्प्रिहेंडेबल टू द मासेस ऑफ इंडिया। ज्यादातर लोगों को ये भाषा ज्यादा समझ में आती है, दे आर एबल टू लिंक अप मोर विद द टीचर एज वेल साहब। तो वियतनाम के अंदर भी यही था कि आप लोकल एजुकेशन जो लोकल लेवल का है, खास करके प्राइमरी का है, दैट शुड बी टॉट इन देयर ओन मदर टंग साहब। दूसरा क्या होगा कि जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे, सेकेंडरी में जाएंगे, कॉलेजेस के अंदर जाएंगे, फिर फ्रेंच में दिलाएगा। उसके बाद इन्होंने एक कंडीशन रखी, उन्होंने कहा कि दोज पीपल हु विल लर्न फ्रेंच एंड दोज हु एक्वायर द फ्रेंच कल्चर, इनको फ्रांस की नागरिकता दी जाएगी। अब देखिए कितने स्मार्ट लोग थे साहब, है ना? उनको पता था कि वियतनाम इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, फ्रांस तो एक डेवलप कंट्री के रूप में बन चुका है साहब। 1900 तक आते आते फ्रांस का विकास काफी अच्छा हो गया, यूरोपियन संस्कृति का प्रभाव पूरी दुनिया के अंदर था। अब फ्रेंच लोग क्या कहते हैं, वहां के लोगों को कन्वर्ट कराने के लिए कहते हैं कि आप हमारी भाषा बोलिए, आप हमारी संस्कृति को फॉलो करिए, तो हम आपको फ्रांस की नागरिकता देंगे। अब देखो वियतनाम के बेचारे गरीब लोग सोच रहे हैं कि भाई चलो एक भाषा बोलने से, एक संस्कृति को फॉलो करने से इनफैक्ट हमको नागरिकता मिल रही है, हमको विकास हो जाएगा, तो मेनी पीपल विल बी कन्वर्टेड, बहुत लोग फिर कन्वर्ट हो जाएंगे साहब। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, भारत में इसी प्रकार का कॉलोनाइजेशन हुआ साहब। इंडिया में भी पहले मॉडर्न एजुकेशन के नाम के ऊपर अंग्रेजी थोपी जाती है 1835 के अंदर। ये मॉडर्न अंग्रेजी को जो थोपने की बात है, मतलब इम्पोज करने की बात है, वो ज्यादा नहीं चल पाती है। और इसके कारण क्या हुआ कि 1854 के अंदर चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया। ये चार्ल्स वुड के डिस्पैच पे बहुत क्लियर कट लिखा गया कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जब बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, द चार्ल्स वुड डिस्पैच कैटेगरिकली मेंशन दैट, चार्ल्स वुड के डिस्पैच ने बहुत कैटेगरिकली मेंशन किया कि लोअर एजुकेशन यहाँ की स्थानिक भाषा में होगा
और हायर एजुकेशन जो है वो अंग्रेजी में देंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये यहाँ पे यही बात थी। तो वहाँ वियतनाम के अंदर दो विचारधाराएं टकरा रही है। एक विचारधारा है जो मानना है बेसिकली कि इनको पूरी तरह से फ्रेंच कर दिया जाए। दूसरी विचारधारा का मानना यह है कि हम लोग बेसिकली यहाँ प्राइमरी एजुकेशन वियतनाम का करेंगे और फिर हायर एजुकेशन फ्रेंच लैंग्वेज में करेंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो कहानी ये चलती है कि वियतनाम के अंदर शिक्षा के द्वारा लोगों को कन्वर्ट कराने की कोशिश की जाती है। देयर वर मेनी पीपल बेसिकली हु वर कन्वर्टेड बाय द बेसिस ऑफ आई वुड से एजुकेशन साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये सब कंडीशन में वी सी कि वियतनाम के अंदर इन्होंने एजुकेशन लेने की कोशिश की गई। अब प्रॉब्लम क्या था साहब, वियतनाम में कहानी ये चलती है कि जो इलीट क्लास ऑफ पीपल है साहब, उनके पास ही एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल थी, क्योंकि यही लोग थे जो अपने बच्चों को स्कूल के अंदर भेज पाते थे, दाखिला दे पाते थे। बाकी सब के सब वियतनाम की पॉपुलेशन क्या है साहब, है ना। तो मेजोरिटी पॉपुलेशन अगर आप वियतनाम की देखोगे तो क्या कर रही है साहब, दे आर वर्किंग एज अ लेबर साहब। तो ज्यादातर आपकी बहुमती जो है वो मजदूर के रूप में काम कर रही है। और जब मेजोरिटी लेबर के रूप में काम कर रही है तो उनका कोई सुनेगा नहीं साहब, उनका कोई अस्तित्व नहीं है साहब। तो वियतनाम की जो इलीट क्लास ऑफ पीपल है, जो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन की बात करेंगे, वही लोग अपने बच्चों को बेसिकली स्कूल के अंदर भेज पाएंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है। अब ये क्यों हो रहा था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। वही लोग बेसिकली अपने बच्चों को आगे जॉब में दे पाएंगे, क्योंकि पहले से ही फ्रांस की नीति रही है कि इनको फेल किया जाए साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। वियतनाम के अंदर एजुकेशन को इंप्रूव नहीं करना है एक हद से ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर वहां वियतनाम के लोग पास हो जाए स्कूल के अंदर, कॉलेजों के अंदर, तो फिर यहाँ पे जॉब क्रिएशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फ्रांस ने डेलिबरेटली ऐसी शिक्षा पद्धति बनाई जहां मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को फेल किया जाता था साहब। आप देखिए कि कैसी यहाँ पे सिस्टम बनाई गई है। एक तो एजुकेशन दिया जाना चाहिए, एजुकेशन में जो सिलेबस है वो फ्रेंच लोग डिसाइड करेंगे। उसके बाद वहां पे जब बेसिकली यहाँ पे बच्चों को पढ़ने भेजा जाएगा तो एक तो बहुत कंडीशन बहुत खराब है। मजदूरी करने वाले लोग भी कैसे भी करके इनफैक्ट अपने बच्चों को स्कूल में भेजते थे। भेजने के बाद वहां की सरकारें उनको फेल कर देती थी। 2/3 से ज्यादा स्टूडेंट्स को फेल किया जाता था। आप देखिए कि 17 मिलियन लोगों ने 1925 के अंदर एग्जाम दी थी साहब। गेटिंग माय पॉइंट। और कहा जाता है कि 400 लोगों ने ही वो परीक्षा पास की। आप समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार की लॉयल्टी बेस को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। 17 मिलियन की पॉपुलेशन में 400 लोग ही बेसिकली एग्जाम पास कर पा रहे हैं उस टाइम के दौरान जो आपकी स्कूल्स की एग्जाम थी। ये सब चीजें दर्शाती है कि वियतनाम के एजुकेशन के पीछे का कारण यही था कि उनको कुली बनाया जाए, उनको लेबर के रूप में उपयोग किया जाए। तो ये कंडीशन जो जन्मी है, ये कंडीशन जो क्रिएट हुई है वियतनाम में, क्या वियतनाम का शोषण इससे बढ़ेगा कि कम होगा? डोंट यू थिंक दैट द more and more exploitation of Vietnam will take place? Don't you think that the Vietnamese culture, Vietnamese identity will be threatened साहब? और ऊपर से जो टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, ये टेक्स्ट बुक किसके कंट्रोल में थी? द टेक्स्ट बुक वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट। तो टेक्स्ट बुक के अंदर फ्रेंच लोग अपने कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करते थे। वो कहते थे कि देखो वियतनाम के स्थानिक लोग हैं वो बहुत प्रिमिटिव है, बहुत ही प्राचीन काल से वो बहुत ही बैकवर्ड है। ये वो लोग हैं बेसिकली जो खाली मजदूरी कर पाएंगे, इनके अंदर कोई बौद्धिक इनफैक्ट आयाम नहीं है, इनके अंदर कोई बौद्धिक विचार नहीं है। ये लोग खेतों के अंदर काम कर पाएंगे बट ये कभी भी बेसिकली अपने आप को शासक के रूप में नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट दे वर द स्किल्ड कॉपिस्ट बट दे वर नॉट क्रिएटिव। मतलब ये है कि वियतनाम के लोगों के पास कुछ आइडिया ही नहीं है, ये बैकवर्ड है, ये मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनके अंदर बौद्धिक क्षमता नहीं है, ये खेतों में काम कर पाएंगे, इनको कुछ सिखा देंगे तो हमारे जैसी कॉपी कर पाएंगे, पर इनके अंदर कोई क्रिएटिविटी का कंटेंट नहीं है। अब आप देखिए कि बचपन से ही आपके अंदर ये सब विचार डाल दिए जाए एज अ क्लास ऑफ द एजुकेशन साहब। एजुकेशन के रूप में जब आपको ये विचार डाल दिए जाएंगे तो आपको भी आप मानसिक रूप में हमेशा गुलाम बन जाओगे। छोटे बच्चों को जब इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है और कहा जाता है कि बेटा तुम्हारा अस्तित्व ही हमारे कारण है, तो वो बेटा जब बड़ा होके इनफैक्ट एडल्ट बन जाएगा, मैच्योर बन जाएगा, तो उसके दिमाग के अंदर से जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, लघुता ग्रंथि हम लोग जिसे कहते हैं, वो कभी भी बाहर नहीं जाएगी। वियतनाम के अंदर भी आपको यही दिख रहा है साहब। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। बच्चों को कहा जाता था कि फ्रेंच का शासक ही है जो वियतनाम में शांति ला सकता है। ये फ्रेंच लोग ने आके वियतनाम को खुशहाल बनाया है और बच्चों को लॉयल्टी लाने की कोशिश की है। इनफैक्ट इन्होंने कहा कि वियतनाम के अंदर जब से फ्रेंच
फ्रेंच के शासक बेसिकली एस्टेब्लिश हुए हैं तो वियतनाम के किसानों को अब पायरेट्स का कोई डर नहीं है। पहले क्या था कि वियतनाम के अंदर ये वाला जो रीजन अगर आप देखो मैप के अंदर, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनके ज्यादातर जो पैडी फील्ड्स है वो समुद्र किनारे भी आया हुआ है। इनफैक्ट आप देखोगे तो पूरा आपको स्वम्पी एरिया दिखेगा वियतनाम। इनफैक्ट इफ यू सी ये आपको स्वम्पी एरिया दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, समुद्री लुटेरे भी हमको यहाँ मिलते थे। दूसरे क्या था कि इंटीरियर एरियाज में भी आपको डाकू बाकू दिख जाएंगे। इवन इन द इंटीरियर एरियाज वी डू गेट सम काइंड ऑफ डेकॉइट्स जो आके वहाँ की स्थानिक क्या कह सकते हैं कि लोगों को लूटने का काम करते थे, उनको परेशान करने का काम करते थे। तो फ्रेंच ने बच्चों को ये पढ़ाया कि देखो हमारे आने के बाद यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश हुआ है, हमारे आने के बाद हमने यहाँ पे बेसिकली पूरी तरह से एक नई सिस्टम को क्रिएट किया है जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सादी भाषा में आप समझने की कोशिश करिए, वियतनाम के लोगों को एजुकेशन देना, पर एजुकेशन में लिमिटेड एजुकेशन देना, लिमिटेड एजुकेशन में क्या करना, उनको फेल कर देना। फेल करने के बाद आदमी का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है कि मैं किसी के लायक नहीं हूं। फिर वियतनाम के लोगों को कहा जाता था कि बेटा तू तो फेल हो गया है, तू कोई डॉक्टर इंजीनियर तो बन नहीं पाएगा, एक काम कर हमारे लेबर के रूप में आ जा, कहीं पे मजदूरी करने पे तेरे को सेट कर देंगे साहब, है ना। तो इस तरह से डेलिब्रेट किया गया, उनको इंसल्ट किया गया। इस तरह से बेसिकली वियतनाम के लोगों को इन्होंने अपने ही विचारों के अंदर गुलाम बना दिया। Education is a tool basically that can develop you. Education is a tool that will lead to a suppression as well. साहब शिक्षा एक ऐसी पद्धति है जो आपका विकास भी कर सकती है। सुनिएगा मेरी बात, शिक्षा एक ऐसी पद्धति है जो आपको दबा भी सकती है और आपको पूरी तरह से खत्म भी कर सकती है। वियतनाम में ये जो शिक्षा पद्धति थी जिसके द्वारा इनके लोगों को खत्म करने की बात की गई है साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट आपको यहाँ दिखेगा। इनफैक्ट वियतनाम के कल्चर को बदलने के लिए दे वॉन्टेड टू चेंज द कल्चर ऑफ वियतनाम। तो इसके बाद बेसिकली इन्होंने यहाँ पे स्कूल डेवलप करने की शुरुआत की। 1907 के अंदर एक वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बेसिकली इन्होंने साइंस, हाइजीन और फ्रेंच लैंग्वेज की बेसिकली इनफैक्ट शिक्षा देने की शुरुआत की जाती है। यहाँ पे इनफैक्ट क्लासेस शाम के अंदर होते थे और इसके लिए आपको अलग से फीस भी देनी पड़ती थी। और लोग पागल हो रहे हैं कि हमको फ्रेंच कल्चर देखने को मिल रहा है, हमको वेस्टर्न साइंसेस हमको पढ़ाया जा रहा है, हम तो इसको मानेंगे क्योंकि हमारा इससे विकास हो रहा है साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इस तरह से हमको पता चला कि वहाँ के लोगों को आधुनिक बनाने के लिए फ्रेंच लोगों ने उससे भी पैसा कमाने की शुरुआत की। ये स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता था कि आधुनिक क्या होता है, आप विचारों से आगे चलिए तो ऑटोमेटिकली आधुनिकता आएगी, आप फ्रेंच आइडियल्स, फ्रेंच कंसेप्ट को फॉलो करोगे तो मॉडर्न बन जाएंगे। और इनफैक्ट इन्होंने ये बताया कि खाली और खाली साइंस और वेस्टर्न आइडियाज को फॉलो करने से आप आधुनिक नहीं बनोगे, आपको दिखने में भी आधुनिकता होनी चाहिए। आपके कपड़े, आपका पहरवेश, आपका ड्रेसिंग, ये सब कुछ मॉडर्न थॉट्स के साथ आपका डेवलप करना चाहिए। हेयर स्टाइल से लेके आप इनफैक्ट आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये सब कुछ आधुनिकता की निशानी है। तो इस तरह से वेस्टर्न स्टाइल्स को बेसिकली प्रमोट किया गया, छोटे हेयर कट को प्रमोट किया गया। वियतनाम को कहा जाता है कि भाई आप जो लंबे बाल रख रहे हो, पहले के टाइम के अंदर ये टोपी पहना करते थे वियतनाम के लोग, अगर आप देखोगे ना तो आपको इस प्रकार का कल्चर दिखेगा। दिस इज द ट्रेडिशनल क्लॉथिंग, इफ यू कैन सी, ये वियतनाम का ट्रेडिशनल क्लॉथिंग था साहब, जहां ये लोग इस प्रकार की हेड पहनते थे, इस प्रकार का इनफैक्ट है ना कपड़ा पहना करते थे। ये पूरी की पूरी क्लॉथिंग सिस्टम को बदलने की बात की गई। क्यों? क्योंकि आधुनिक बताना है। उनके दिमाग के अंदर से आधुनिकता का जो विचार है वो बेसिकली डालने की कोशिश की गई है। तो कैसे डाला जाएगा, हाउ इट विल बी डेवलप्ड, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट किया गया। उनके हाथ में टेनिस का रैकेट थमा दिया गया। इनफैक्ट आप देखोगे तो एक वियतनामी बंदे को बताया गया है कि वो कैसे वेस्टर्नाइज हुआ है साहब। अबंडनिंग हिज ओन कल्चर ही हैज बिगन वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ एंड प्लेइंग टेनिस। क्योंकि फ्रेंच लोग हैं, ये टेनिस खेलते थे साहब, है ना। आपको भी पता होगा कि टेनिस जो है काफी पुरानी स्पोर्ट है बेसिकली, और फ्रांस के अंदर काफी खेला जाता था। तो वियतनाम को बोला गया, आप देखिए कि कहाँ इनफैक्ट वियतनाम का पुराना कपड़ा, कहाँ ऐसा कपड़ा। अब क्या इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने किया था कि नहीं किया था? क्या इंडिया के अंदर बेसिकली वेस्टर्न क्लॉथिंग को अंग्रेजों ने अपनाया था कि नहीं अपनाया था?
क्या इंडियंस को वही बोला गया था कि हम पश्चिमी सभ्यता पहनेंगे, सूट वूट पहन के चलेंगे तो ही आधुनिक माने जाएंगे? इंडिया के अंदर इनिशियल जितने भी लीडर्स थे क्या वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से मोटिवेटेड हुए थे कि नहीं हुए थे? गांधी खुद पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहनते थे कि नहीं पहनते थे? ये तो गांधी ही थे जो 1915 के बाद जब भारत आए तब जाके उन्होंने बेसिकली अपनी जो भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय कपड़े की पद्धति है उसको प्रमोट किया, खादी को प्रमोट किया गया और कहा गया कि वेस्टर्न क्लॉथिंग, वेस्टर्न कपड़े का हमको बहिष्कार करना है, क्योंकि यही हमको सबसे ज़्यादा गुलाम बनाती है। हम पश्चिम से कपड़ा इंपोर्ट करवाते हैं, हमारी टेक्सटाइल्स को ख़त्म करते हैं और हम लोग अंग्रेज़ों को इससे लाभ भी बना रहे हैं, साथों साथ हम लोग खुद भी अंग्रेज बन रहे हैं साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो यू कैन इमेजिन कि एक पूरा टोटल चेंज किया जाता है। हेयर कटिंग को भी इनफेक्ट इंक्लूड कर दिया गया कि बेटा तुम्हारा बाल भी हम लोग काट देंगे साहब, है ना? कॉम्ब इन लेफ्ट हैंड, सीजर्स इन द राइट, स्निप स्निप स्निप, वॉच आउट, बी केयरफुल, ड्रॉप स्टूपिड प्रैक्टिसेस, डम्प चाइल्डिश थिंग्स, स्पीक ओपनली एंड फ्रैंकली, स्टडी वेस्टर्न कस्टम्स। इस प्रकार के नारे पूरे के पूरे वियतनाम के अंदर दिए गए। वियतनाम के लोगों को कन्वर्ट कराने के लिए पूरी की पूरी साजिश की जाती है और इस तरह से वहाँ पे जो फ्रेंच कल्चर और फ्रेंच बेसिकली संस्कृति थी उसको इम्पोज कराने के लिए कॉलोनाइजेशन का एक डेवलपमेंट होता है साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना? अब आप समझने की कोशिश करिए, वियतनाम के अंदर जब कॉलोनाइजेशन बढ़ा तो क्या आपको नहीं लगता है कि वियतनाम के जो स्थानिक लोग थे जिनको बेसिकली ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, तो वो लोग क्या करेंगे साहब? व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट अ रेजिस्टेंस इन द स्कूल्स इटसेल्फ। वो कहेंगे कि हमको आपका वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न संस्कृति और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के अंदर आप जो एजुकेशन दे रहे हो हमको नहीं स्वीकारना है, हमको हमारी संस्कृति फॉलो करनी है, हम हमारा शिक्षण देंगे। इनफैक्ट जो स्कूल्स के द्वारा वियतनाम को कन्वर्ट कराने की कोशिश की गई वही स्कूल्स के द्वारा वहाँ पे रेजिस्टेंस मूवमेंट की भी शुरुआत होती है साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। दो टॉपिक्स के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करूंगा साहब। एक दिया गया है व्हाट वाज मेंट बाय सिविलाइजिंग मिशंस ऑफ द कॉलोनाइजर्स साहब। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि सिविलाइजिंग मिशन के द्वारा ये लोग क्या कहना चाहते थे। अब हमेशा याद रखेगा कि इनफैक्ट सिविलाइजिंग मिशन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड सिविलाइजिंग मिशन, हमेशा इसको समझ में रखेगा। सिविलाइजिंग मिशन का मतलब ये था कि इनको पूरी तरह से आप गॉड के कंसेप्ट में लेके आओ। गॉड का कंसेप्ट है मतलब क्रिश्चियनिटी को बेसिकली फैलाओ साहब, और क्रिश्चियनिटी के द्वारा लोगों को कन्वर्ट किया जाए। दूसरा पॉइंट आप इसके अंदर से देखोगे, सिविलाइजेशन मिशन के अंदर हमको एक भी पता चल रहा है कि यहाँ के लोगों को सिविलाइज किया जाएगा। और सिविलाइज कैसे दिया जाएगा? बाय गिविंग देम द वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न थॉट्स, इंक्लूडिंग ये सिविलाइजेशन कैसे किया जाएगा? एजुकेशन के द्वारा। और ये एजुकेशन में बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन आपको देना है। एंड ये सब चीजें किस तरह से आएगी? एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ लोकल कल्चर। एट द कॉस्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ लोकल कल्चर, लोकल प्रैक्टिसेस एंड लोकल वे ऑफ लाइफ। समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत प्रोमिनेंट चीजें आपको यहाँ दिखेगी। आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स इतने प्रोमिनेंट थे जिसके बेसिस के ऊपर ये जो सिविलाइजिंग मिशन जो चलाया गया था, ये सिविलाइजिंग मिशन के द्वारा बेसिकली लोकल रिलीजन को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ये जो कंसेप्ट है इसी को ही व्हाइट मैन्स बर्डन कहते हैं साहब। इसको जस्टिफाई करने का आपको क्वेश्चन पूछेगा साहब कि ये व्हाइट मैन्स बर्डन का कंसेप्ट क्या है, दुनिया में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ये कंसेप्ट आपको एशिया के अंदर दिखेगा, ये कंसेप्ट आपको अफ्रीका के अंदर दिखेगा, ये कंसेप्ट आपको साउथ अमेरिका के अंदर दिखेगा, क्योंकि दक्षिण अमेरिका के अंदर भी ये यूरोपियंस पहुंचे थे। पुर्तगाल, स्पेन, बेसिकली ये साउथ अमेरिका के अंदर भी पहुंचा था। वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, वहाँ का जो लोकल कल्चर था, उसको इसी तरह से कन्वर्ट कराया गया। उनको भी इसी तरह से पूरी तरह से एंग्लिसाइज करने की कोशिश की गई। एवरीवेयर विल फाइंड द सेम थिंग। पूरी सब जगह के ऊपर आपको यही प्रकार की चीजें दिखेगी। एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सब जगह के ऊपर ये सिविलाइजिंग मिशन का ही डेवलपमेंट आपको दिखेगा। ये इसके द्वारा पूरी जो लोकल कल्चर संस्कृति को खत्म करने की एक साजिश की जाती है सब। गेटिंग माय पॉइंट है ना? अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको क्या पूछा है यहाँ पे। ओनली 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इन वियतनाम कुड पास द स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन। आप देखिए कि स्कूल से पास आउट होने के लिए जो एग्जाम देनी पड़ती है उसमें 1/3 लोगों को ही पास किया जाता था। क्यों? क्योंकि अगर हर एक बच्चों को पास कर दिया, अगर 100% स्टूडेंट पास होंगे तो क्या होगा साहब? ये सब के सब स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हो जाएंगे। अगर जब ये क्वालिफाई होते हैं मतलब इनको जॉब देनी पड़ेगी। अब इनको जॉब देंगे और इनको जॉब नहीं मिलती है तो ये बेरोजगार बैठेंगे।
अब ये सब के सब बेरोजगार बैठेंगे, क्वालिफाइड जॉब के अंदर नहीं मिलेगा, तो ये लोग हमारी अथॉरिटी को क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इनको एजुकेशन तो मिल गया है, इनको विचार भी आ गया है। अगर आप बच्चों को फेल करते हो तो फायदा क्या होता है? फेल से फायदा ये होगा कि आदमी का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, और फेल करने के बाद कहेंगे कि बेटा देख, तुम क्वालिफाइंग जॉब के लिए तो अवेलेबल नहीं हो, तुमको मजदूरी के रूप में काम करना है तो लेबर बना देंगे साहब, है ना, कल से खेत में आ जाना, वो खेत के द्वारा आपका विकास करवा देंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको दिखेगा। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा है, द फ्रेंच बिगेन बिल्डिंग कैनाल्स एंड ड्रेनिंग लैंड्स इन द मैकोंग डेल्टा। ये क्यों करते हैं साहब, है ना? व्हाई द फ्रेंच वर बिल्डिंग कैनाल्स? साहब, कैनाल्स को बिल्ड करने का इंटेंशन ही ये था कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, पानी पहुंचाया जाए, आपके खेतों के अंदर पानी पहुंचेगा उतना ही विकास होगा साहब, आपकी राइस कल्टीवेशन बढ़ेगी साहब। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये 2 पॉइंट्स है जिसके कारण ये सब चीजें चल रही है। तो एजुकेशन हमेशा, कोई भी कॉलोनी का प्रक्रिया चलता है, उसमें एक चीज याद रखेगा कि कॉलोनी को अगर आपको विकास करना है, कॉलोनी का डेवलपमेंट अगर आपको करवाना है, तो वहां के लोगों को आप एजुकेशन के द्वारा अपना बना दीजिए। अंग्रेजों ने जो किया वही चीज फ्रेंच ने बेसिकली वियतनाम के अंदर किया। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि वियतनाम के लोगों के अंदर धीरे धीरे एनलाइटनमेंट आया साहब। ये एनलाइटनमेंट के कारण देयर वाज अ क्लास ऑफ पीपल इन वियतनाम जो ये कहता है कि वी विल बी रेजिस्टिंग दी वियतनामीज, आई वुड से, ऑक्यूपेशन ऑफ फ्रेंच साहब। फ्रेंच लोग यहाँ पे हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हम ये कभी ही नहीं स्वीकारेंगे। और जब एक साइड के ऊपर बेसिकली फ्रेंच एजुकेशन दिया जाता है, एक साइड के ऊपर अगर आप देखोगे तो फ्रेंच एजुकेशन दिया जाएगा, उसको रेजिस्ट करने के लिए वहाँ के लोकल लोग कहेंगे कि भाई हम नहीं स्वीकारेंगे साहब। और ये लोकल रेजिस्टेंस कहाँ से शुरू हुआ? वहाँ की लोकल स्कूल्स के अंदर ही शुरू होता है। इसी को ही हम लोग कहते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट साहब। गेटिंग माय पॉइंट? ये नेशनलिस्ट मूवमेंट कैसे चला, वियतनाम के अंदर किस तरह से राष्ट्रवाद अब आगे चलेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द एजुकेशन पर्सपेक्टिव, कि किस तरह से वियतनाम के अंदर अब डेली फ्रेंच रूल जो था उसके सामने लोगों ने प्रश्न उठाए, और प्रश्न उठाते उठाते बेसिकली धीरे 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 आप समझोगे तो वहाँ पे एंटी कॉलोनियल माहौल बनता है, जो रिलीजन के आधारित इनफैक्ट वियतनाम को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, जहाँ पे क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस को इम्पोज किया गया था, जहाँ पे बुद्धिज्म और चाइनीज कल्चर को निगेट किया गया था, वो सब भी वियतनाम के अंदर उभर के आएगा, और ये सब चीज़ें इकट्ठी होके वियतनाम के अंदर एक नेशनल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। तो इस तरह से हमारा जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है ये चैप्टर का खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अब रेजिस्टेंस की शुरुआत कैसे होगी, कैसे नेशनलिज्म आएगा इंडो चाइना के अंदर, और किस तरह से आप देखोगे तो हो ची मी जैसे लीडर उभर के आए जिन्होंने वियतनाम को इंडिपेंडेंस कराने के लिए एक नया रास्ता क्रिएट कराया। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। होपफुली आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर आप हमारे साथ जुड़िए, आपको बहुत ही एंजॉयमेंट भी मिलेगी और कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होगी। यू विल बी एबल टू डू अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, आई वुड से, प्रिपरेशन। उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स भी मेरा आ रहा है। आई एम कमिंग अप विद न्यू कोर्सेज ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल। आप इसको भी अटेंड कर सकते हो साहब, ठीक है ना? तो इसमें ये सब पॉइंट्स मैं आपको कवर कराऊंगा। और आप एनसीईआरटी को जब देखते हो तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको सिलेबस सेंट्रिक देखना है। आप ऐसे नहीं देखोगे तो खाली पढ़ने के लिए पढ़ लिया। आपको ये देखना है कि ये कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ और लेटर ऑन डीकोलोनाइजेशन कैसे होता है। यही चैप्टर के अंदर हम लोग कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को भी लिंकअप करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये कम्युनिज्म कैपिटलिज्म जो है ये वियतनाम के अंदर इम्पोज कराया गया, और किस तरह से बेसिकली इन दोनों विचारधाराओं के टकराव के कारण आखिर के अंदर बेसिकली वियतनाम के अंदर युद्ध भी हो जाएगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो इतना पॉइंट हम लोग आज के क्लास के अंदर रखते हैं। लेट अस कंक्लूड दिस टॉपिक टुडे। होपफुली आपको मज़ा आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जा सकता है, और आप ज़रूर से प्लस के ऊपर आइए। प्लस आपको काफ़ी मदद रूप करेगा आपकी तैयारी के अंदर। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये डिस्काउंट कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, PN Live। इससे आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा फीस के अंदर। खैर, है ना? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।